यस सर। ठीक, देखो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 9 है। मैं एक बार सबकी थ्योरी बता दूं, फिर उसके बाद में कुछ बच्चों ने ग्रुप में क्वेश्चन भेज रखे हैं, वो एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो 9th में आपको ध्यान सैंपल पेपर में भाई, सैंपल पेपर में डाउट भी है। हाँ कोई बात नहीं, उसको भी ले लेंगे। कौन से वाले सैंपल पेपर में डाउट है बताओ? भैया बेसिक में ये जो आपने भेजे थे ना, उसमें 2 और किए तो उसमें डाउट है। ठीक है कोई बात नहीं, उसको सोल्व करा देंगे। जो बेसिक वाला है उसका कोड बताना कौन सा है, किस पेपर में डाउट है? 241 दोनों के सेम ही तो है, सबके सेम ही है 241। 241, अच्छा अच्छा। नहीं पेपर नंबर पड़ा हुआ होगा ना, सैंपल पेपर 30, 31 ऐसे कर 30 और 33। 33। ठीक है, देखो फिलहाल के लिए एक बार थ्योरी को रिकैप कर लो। 9 चैप्टर में आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, और हाइट एंड डिस्टेंस मतलब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी और एक एक्यूट एंगल दिया होगा, और उसका परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस या बेस, इनमें से किसी दो का एक बार में कॉम्बिनेशन निकाल के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की हेल्प से आप इसको फाइंड करोगे। और अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, ब्रिज वाला, उसको ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और एक है इससे पहले चैप्टर नंबर 5 जो आपके इन सिलेबस है, उसमें हम an का फॉर्मूला पढ़ते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ध्यान रखना इसमें कुछ क्वेश्चन है चेक करने वाले कि एपी है या नहीं, वो रूट वाले क्वेश्चन ध्यान से करना। फिर इसके बाद एस एन का फॉर्मूला है n/2, a प्लस ए एन भी उसी का फॉर्मूला है, और n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी उसी का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, और इसमें कई सारे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले हैं जो ग्रुप में भेज रखे हैं, वो भी मैं करा दूंगा, बाकी मैंने पहले भी करवा रखे हैं। और आपका है चैप्टर नंबर 13 में कुछ फॉर्मूले हैं जो एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ये है क्यूबॉइड, इसका टीएसए सीएसए और वॉल्यूम क्या होता है? सीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH, सॉरी 2BH प्लस HL यहां आएगा। और टीएसए क्या होता है? 2LB BH HL, LB BH और HL। सीएसए में एक चीज और जोड़ सकते हो, अगर आप सीएसए में H कॉमन ले लो तो बन जाएगा 2L प्लस B इंटू H, और वॉल्यूम होता है LBH। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होगा? टीएसए सीएसए और वॉल्यूम 4a² 6a² और a³। फिर कोन के बारे में पढ़ा हमने, कोन का सीएसए टीएसए और वॉल्यूम क्या था? πr_l प्लस r और 1/3 πr²h। सिलेंडर के बारे में पढ़ रखा है, सिलेंडर में क्या होता है? 2πrh 2πrh प्लस r और πr²h। बस इतने ही फॉर्मूले, और एक स्फेयर वाला भी है। स्फेयर का सीएसए और टीएसए बस एक ही होता है जो कि 4πr² होता है, और वॉल्यूम 4/3 πr³। अगर इसको हाफ कर दें हेमिस्फेयर बन जाएगा, ये होता है 2πr² सीएसए 3πr² टीएसए और 2/3 πr³ इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसमें एक इम्बैकमेंट वाला क्वेश्चन है, वो ध्यान से करना है आपको। पहली एक्सरसाइज में तो हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया कैसे फाइंड करा जाएगा, दूसरी में वॉल्यूम का कन्वर्जन कि एक से हमने दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो और इसमें 13.4 आपके सिलेबस में नहीं है, वो डिलीट है। और एक चैप्टर कौन सा है आपका? डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले आपको मीन मोड और मीडियन का पता होना चाहिए क्या होते हैं।
मीन निकालने के हमारे पास एक तो डायरेक्ट मेथड है सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi, ये तो डायरेक्ट मेथड है। और दूसरा मेथड कौन सा है, डेविएशन वाला, a प्लस सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक, और मोड फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 f0 f2 इंटू h। मीडियन फाइंड, अच्छा ध्यान रखना इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको f1 ले लेते हैं, उससे पहले वाले को f0, उसके बाद वाले को f2। और किसी क्वेश्चन में अगर f0 डेटा में ना दिया हो, जैसा कि एक सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था, तो उसमें f0 को 0 ले लेंगे। ठीक है, मीडियन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। ठीक है भाई, यस इसमें आपको एक हिस्टोग्राम वगैरह की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और इसमें ओजीव वाले क्वेश्चन है वो मत करना, वो डिलीट है सिलेबस में से। लेस देन टाइप, मोर देन टाइप, बस ये मीन मोड मीडियन के बारे में अच्छे सीख लेना। मीडियन में कुछ एक्स और वाई वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स और वाई वाले क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से करने। ठीक है, उसमें दिक्कत ये आती है एक्स और वाई वाले क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल भी है कि हम मीडियन क्लास को कैसे चूज करें। मीडियन क्लास में जनरली ये बताता हूं, मान लो 30 है n, तो इससे क्या लो, जस्ट ग्रेटर वाला ले लो। लेकिन जब क्वेश्चन एक्स और वाई में हो तो फिर आपको क्या करना है, जो मीडियन दिया हुआ है, जैसे मान लो मीडियन आपको 14.5 दिया हुआ है और आपका इंटरवल है 10 to 15, तो फिर वो आपकी मीडियन क्लास होगी, क्योंकि मीडियन उस इंटरवल में लाई करेगा, उसी को लेंगे। ये इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है भाई, और कौन सा चैप्टर है तुम्हारा, एक बार याद दिलाओ। डेटा हैंडलिंग हो गया, 13th हो गया, 9th हो गया, और आपका हो गया एपी सर्कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर नंबर 4 और 10 है। ठीक है, और 4 में सबसे पहले ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें d4 डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर ये आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो इक्वल रूट होते हैं, और अगर 0 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, अगर 0 से छोटा हो तो उसको कहते हैं इमेजिनरी रूट। बात क्लियर है? यस सर। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बाकी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। और इसमें ध्यान रखना, वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस वाले कुछ क्वेश्चन है। एक वो टैप वाला, वाटर टैप वाला है, कि उसको एक टैप है वो इतने घंटे में भर रहा है, दूसरा इतने घंटे में, मिलके साथ में भरेंगे, तो वो वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और 10th, चैप्टर नंबर 10th में हमने क्या सीखा इसमें, कि एक पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी। दूसरी बात सीखी है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये दोनों थ्योरम है, आपको करके जानी है। ठीक है, बाकी 9th क्लास की भी कुछ थ्योरम यहाँ यूज होती है किसी किसी क्वेश्चन में। क्या पढ़ा था 9th क्लास में, कि अगर इक्वल कोड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दूसरा पढ़ा था इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, इन दोनों का कन्वर्ज भी आपको ध्यान रखना है। फिर सीखा था हमने कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मतलब अगर ये 60 है तो ऑब्वियसली ये 30 रहा होगा। फिर और क्या सीखा था 9th में, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। एंगल फॉर्म्ड बाय द डायमीटर इज 90 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सेमी सर्कल पे डायमीटर बन जाएगा तो इसलिए वो 90 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा 180 होता है ना, सो दैट ये 90 होगा। और क्या सीखा था, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। मतलब ये अगर एक सेगमेंट है, इसमें जितने भी आप एंगल बनाओगे वो इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, ये इसका पूरा कंक्लूजन था। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। एक ये अंशिता ने भेज रखा है एपी वाला क्वेश्चन।
सम ऑफ एम टर्म, यानी एस एम का सम ऑफ एम टर्म ऑफ एन एपी इज द सेम एज द सम ऑफ एन टर्म, यानी एस एम के बराबर है। आपको प्रूफ करना है ये वाला एस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए m प्लस एन बाई टू, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज 0 होनी चाहिए, तभी तो लिखेंगे ना कि एस एम प्लस एन 0 है। ठीक है बच्चों, ये समझ आ रहा है। अब देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ये रिसोर्स है, इसका यूज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये m है। और इसको क्या लिख सकते हैं n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको क्या करना है, इसको इस साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, सब कुछ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, राइट में बना दो 0। तो कैसे बन जाएगा ये, m बाई टू 2a प्लस एन m माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2a है और ये m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, तो d वाली टर्म को इकट्ठा कर लो पहले। ठीक है बच्चों, जिसमें d आता है उन टर्म को इकट्ठा कर लो। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सर पहले 2 से 2 कैंसिल करके सर m वाले टर्म को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा हमारा am प्लस फिर m बाई टू, हाँ ये m बाई टू रहेगा, यानी कि कितना बन जाएगा m स्क्वायर बाई टू माइनस m बाई टू, और ये d बच जाएगा। ठीक है, और ये am हो गया, फिर आगे बढ़ेगा 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा an, और फिर माइनस n बाई टू जाएगा अंदर, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर बाई टू, और फिर ये होगा प्लस n बाई टू, और ये इनके मल्टीप्लीकेशन में दोनों के d है, इज इक्वल्स टू 0। इतना हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, ठीक है, m स्क्वायर और n स्क्वायर वाली टर्म को पास में ले आएंगे, जो d वाली टर्म है ना, सारी d वाली टर्म को इकट्ठा कर लेंगे। देखते हैं यहां से क्या बनेगा, माइनस एन स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा am प्लस an, सॉरी इसको रफ करते हैं, am माइनस an। ठीक, a वाली टर्म को इकट्ठा कर दिया, फिर जो d वाली टर्म थी उनको इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाई टू माइनस n स्क्वायर बाई टू, और ये होगा प्लस n बाई टू माइनस m बाई टू इंटू डी इक्वल्स टू 0। ऐसे हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम ब्रैकेट के अंदर देखें तो अपॉन में सबके 2 है। ठीक है बच्चों, am माइनस an लिख दिया, और सबके अपॉन में क्या है 2, तो इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं हमें। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस m इंटू डी इक्वल्स टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से a को कॉमन ले लो, a को कॉमन ले लिया, ये आ गया m माइनस n, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा m प्लस n और m माइनस n, और प्लस n माइनस m डिवाइड बाय 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, a m माइनस n, देखो अगर हम यहां से इसका माइनस बाहर ले लें तो इसको m माइनस n लिख पाएंगे, तो पूरी इक्वेशन में से m माइनस n को बाहर ले लो, देखते हैं क्या होता है। m माइनस n पूरे में से बाहर ले लिया तो कितना बना, a प्लस फिर एक और ब्रैकेट लगा दो, यहां बना m प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, और फिर ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करेंगे,
2 से इंटू कर देंगे पूरे इक्वेशन को अपॉन का 2 खत्म करने के लिए, और ये m माइनस एन चला गया 0 में, तो बनेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी ये बन गया इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब देखो अगर ये 0 है तो इस इक्वेशन में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक। अभी इसको इक्वल्स टू 0 मत लो, अभी ऐसे ही ले लो। तो आप क्या कर रहे हो, आप m प्लस एन को चेक कर रहे हो, तो ऐसे लिखोगे और फिर ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा आपने 0 बना दिया, तो इसका मतलब m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 0 क्या होगा, इक्वल्स टू 0 ही होगा। यही प्रूफ करना था हमें। चलो बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा mth टर्म यानी am किसके बराबर है, 1/n के बराबर है, और an 1/m के बराबर है। तो शो दैट, ये शो करना है कि उसकी जो mn टर्म है वो 1 के बराबर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोल्व कर लो लेफ्ट हैंड साइड को, ये बन जाएगा mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। आपको इसको 1 के बराबर लाना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो पहले राइट हैंड इनको देखो, ये जो आपको चीजें गिवन है इनका यूज करेंगे पहले। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आ रही है? यस सर। और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m। दोनों इक्वेशन में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/m, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और d बाहर ले लिया तो ये आ जाएगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/n और 1/m। तो 1 से 1 कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, m माइनस n, और ये क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। तो इससे कैंसिल, d की वैल्यू आएगी 1/mn। और जितना d है इसमें कमाल की बात ये है a भी उतना ही आएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे फर्दर तो d और a दोनों बराबर आएंगे। तो ये चीज क्या करनी है, आप यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में, यानी mn/2 2/mn प्लस mn माइनस 1 और 1/mn इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, इधर से mn को कॉमन ले लिया और इससे कैंसिल हो गया, तो बाहर कितना बना 1/2 और ये कितना बना 2 प्लस ये mn 1 बन जाएगा। सॉरी, यहां से कैलकुलेशन को हमने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया, इसको करेक्ट करते हैं। ये होगा mn/2 और 2 अपॉन mn अपॉन mn 1 हो जाएगा और ये 1/mn बचेगा। ठीक है, ये कितना होगा mn/2, देखो ये 2 अपॉन mn है और ये 1 अपॉन mn है, तो कितना बनेगा 1 प्लस 1/mn। ठीक है बात, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो mn रह जाएगा, इसमें कैंसिल होना चाहिए था कुछ। एक बार करेक्शन देख लेते हैं, शायद हमने d की वैल्यू को एक बार निकालना चाहिए। d की वैल्यू निकालते हैं, शायद कुछ और d की वैल्यू भी 1/mn ही होगी, सेम आएगी ना। तो फिर यहाँ पे करेक्शन करना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी ठीक लिखा हुआ है। mn ये हो जाएगा 2/mn और d/mn ये भी ठीक है सब कुछ। एक बार इसको दोबारा करते हैं, यहाँ से 1 के इक्वल आना चाहिए। mn/2 2/mn, और यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि 1 बच रहा है, ऐसे इज इक्वल्स टू 1। mn/2 ये बच जाएगा 1 प्लस 1/mn
SMN, यहाँ से तो हमें यही हेल्प मिल सकती थी बस, SMN। अच्छा एक मिनट भाई, शो दैट इट्स, हमने पढ़ने में क्वेश्चन को गलत कर दिया, ये AMN दिया हुआ है आपको, AMN को 1 प्रूफ करना था बच्चों, ये तभी तो नहीं हो रहा ना, AMN को 1 प्रूफ करना था, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस MN माइनस 1 इंटू D, तो A की वैल्यू कितनी है 1/MN, और देखो अब हो जाएगा शायद D की वैल्यू कितनी है 1/MN, तो कितना आ जाएगा 1/MN प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और माइनस 1/MN, तो इससे कैंसिल, आंसर आया 1, यही प्रूफ करना था हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना इट्स mnth टर्म, तो mnth टर्म का मतलब AN के बारे में पूछा। और कौन सा क्वेश्चन था भाई? सर एक सर्कल चैप्टर से है। अच्छा सर्कल वाला, अभी देखते हैं। मान्य वो पेपर का नंबर कौन सा था 33 ना? हाँ ठीक है। भाई जिनका स्टैंडर्ड है ना, मैं उनके लिए भी 5 सैंपल पेपर भेज रखे हैं, और बेसिक वालों के लिए भी, तो आप सभी पर डे एक सैंपल पेपर लगाओ, उसका कंक्लूजन निकालो, जो डाउट्स है वो ग्रुप में भेज दो। ऑनेस्टी के साथ में बस ये 2-4 दिन जो बचे हुए हैं इसमें तैयारी कर लो, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा। सर मैंने अभी भेजा है 2 क्वेश्चन। ठीक है, मैं भी लेता हूँ उसको, 1 मिनट। एक रूट्स वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। देखो यानी अल्फा है एक तो, और एक दूसरा 6 अल्फा है, एक रूट दूसरे का 6 टाइम है, और k की वैल्यू बतानी है, फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम द अदर। ठीक है, इक्वेशन है आपकी kx² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। तो एक हमारे पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो उससे देखते हैं कोशिश करके होता है, अगर एक को अल्फा दूसरे को 6 अल्फा ले लिया तो यह आ जाएगा 7 अल्फा, और माइनस बी अपॉन ए में क्या हो जाएगा 14 अपॉन के। एक कंडीशन तो यहां से बनी, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई 2/k। ठीक है, दूसरे वाले में देखो अल्फा और क्या बन जाएगा 6 अल्फा इंटू,
अल्फा और 6 अल्फा, ये आ जाएगा 8/k, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा कितना आ जाएगा 2/k, फिर 6 इंटू 2/k इज इक्वल्स टू 8/k। तो k से k कैंसिल हो गया और कितना बनेगा 2 2 4 2 जा 8 है ना, और कितना 2 3 जा 6, यानी k की वैल्यू 3 आएगी इसमें। समझ आ गया ना अंशिता? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्कल वाला। देखो ये सैंपल पेपर है, इसके डाउट्स भी लेंगे अभी, ठीक है। और सर्कल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक। चलो देखो, पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट है ऊपर डी, और ये एक पॉइंट है ए। यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रायंगल है, ये 50 डिग्री, ठीक है, और ये इसका सेंटर है ओ, इससे एक स्ट्रेट लाइन गई, यानी रेडियस इसकी ये सी, और ये एंगल। तो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है कि भाई एडी डायमीटर है, ठीक है, ओ सेंटर है, दिखाई दे रहा है कि एडी डायमीटर है, ओ सेंटर है, ए बी इज द टेंजेंट एट ए, ठीक है, ए बी जो है वो टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री पे लगा लो, 90 पे होगी। एंड सर्कल सच दैट डीसी प्रोड्यूस इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट बी, डीसी जो है, डीसी इंटरसेक्ट द टेंजेंट, मतलब हमने इसको आगे बढ़ाया, सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सी सर्कल पे एक पॉइंट है, फिर हमने उसको आगे ऐसे बढ़ाया कि वो टेंजेंट पे मिल जाए, और कैसे मिले 50 डिग्री के एंगल पे। तो आपको AOC फाइंड करना था, एंगल AOC, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ये डायमीटर है बच्चों, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल से कुछ हो सकता है? यश अग्रवाल आवाज आ रही है? मान्या? यस सर। सजेशन दो कैसे करें, आपको ही एग्जाम देना है। अच्छा क्वेश्चन है, सपोज ये पेपर में ही आ गया, छोड़ के तो आओगे नहीं, ट्राई करोगे, बताओ क्या करें इसमें। AOC निकालना है ना? हाँ जी, AOC निकालना है ना? हाँ AOC फाइंड करना है, और AD डायमीटर है। क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा?
भाई देखो, ये और ये x के बराबर होगा ना ऑब्वियसली, यस सर। क्योंकि रेडियस बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये रेडियस है, ये 90 डिग्री है। इसमें जो OC है वो OC को अगर हम AB के पैरेलल मान लें, क्योंकि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली। अगर ये x है, कैसे निकालें, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया तो ये भी 50 होगा, और ये फिर हो जाएगा एंगल 80। और अगर ये 80 है तो फिर बराबर वाला होना चाहिए लीनियर पेयर से, क्योंकि डायमीटर बन रहा है, ये फिर होना चाहिए हमारा 100। AOC पूछा था ना हमसे, इसका आंसर है तुम्हारे पास अंशिता, सॉल्यूशन वगैरह कुछ? नो सर। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो बाय फिगर जो इसमें लग रहा है OC AB के पैरेलल होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्ड तो पहले प्रूफ करना होगा ना। हाँ प्रूफ करना पड़ेगा, पर पहले सही बात है, इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि OC AB के पैरेलल है। यानी हमें या तो कुछ इंफॉर्मेशन इसमें कम दे रखी है। ये कहाँ था क्वेश्चन, सैंपल पेपर में था, कैसे था भाई? सर सैंपल पेपर का ये जो मैंने सेंड करा था उसी में? नो सर। सर CBSE ने जो 30 सैंपल पेपर सेंड किए थे उसमें से एक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। डायमीटर की कोई प्रॉपर्टी शायद इसमें लग जाए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल से अगर ये 50 है, AOC, अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन करें बच्चों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, तो ये वाला एंगल पूरा 90 होना चाहिए फिर। अगर ये 90 होगा तो ये, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये भी 90 होना चाहिए फिर। और ये 90 50, ये 40 होना चाहिए इधर वाला। और अगर ये 40 है तो ये 50 होना चाहिए। हाँ 50 अगर ये होगा तो, एक मिनट, ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा फिर। हाँ 40 आ रहा है भाई इसका आंसर। चलो एक बार दोबारा मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, 1 मिनट दो मुझे। देखो अब आप लोग बताना, आप लोग किस तरीके से इसको लेते हो। देखो ये अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं इसमें, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने A को C से मिला दिया, ठीक है, अगर A को C से मिला दे तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यस। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके बराबर में जो चिपका हुआ एंगल है वो भी कितना होगा? वो भी 90 होना चाहिए। और ये आपको 50 दे रखा है तो ये वाला 40 आ जाएगा, ठीक। और ये पूरा एंगल 90 है तो इधर वाला कितना होगा? 50 होगा। और क्योंकि OC और OA रेडियस ऑफ सर्कल है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होना चाहिए फिर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर मैं इस ट्रायंगल को कट करूं तो ये 50 और ये भी 50, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है? और ये एक बढ़िया वैलिड तरीका है। A को C से मिलाओ, सेमी सर्कल तो है, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, तो ये 90 आ गया, बराबर वाला भी 90 है। फिर ये वाले ट्रायंगल में आपने देखा कि ये 50 दे रखा था, ये 90 था, तो ये 40 आ गया, बराबर वाला 50 होगा। और अगर ये बराबर है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये कितना होगा? ये भी 50 होना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका 80।
समझ आ गया भाई? यस सर। इसमें प्रूफ नहीं करना पड़ा हमें, और ये आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो मान्या बताओ कौन सा क्वेश्चन था इस पेपर का? थर्ड का और वाला। थर्ड का और वाला। इसमें दिया हुआ था कि हाउ मेनी टर्म शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो, मतलब कितनी और टर्म इसमें ले लें कि सारे टर्म मिला के जीरो बन जाए। ठीक है, तो हम ले लेंगे इसमें मान लो n टर्म और ले ले, है ना, और फिर उन सब टर्म का सम जो होगा वो जीरो होना चाहिए। n टर्म सबको प्लस करके क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है इसमें 27, और d की वैल्यू कितनी है -3। a की वैल्यू इतनी, d की वैल्यू इतनी। हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज जीरो। तो मान लेंगे इसमें n टर्म है, चलो करते हैं। ये हो जाएगा n/2, 2a यानी 54 प्लस n-1 इंटू d -3। ऐसे ही करके देखा था भाई? हाँ भैया करा तो ऐसा था, पर आंसर नहीं आ रहा था। चलो देखते हैं। ये n/2 तो पूरा खत्म हो जाएगा उस तरफ जाके, तो ये बनेगा 54 - 3n + 3 = 0। तो ये हो जाएगा 57 = 3n। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? इसमें 19 ही है आंसर। ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन था। और कौन सा? सिक्स्थ क्वेश्चन। k की वैल्यू वाला? नहीं सिक्स्थ। अच्छा सिक्स का कौन सा, और या दूसरे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड। मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में एक लकड़ी का गुटका है, ऐसे मान लो कि ये है वुड का बना हुआ। इसमें से आपको क्या कट करना है, एक मैक्सिमम स्फीयर कट करना है। कैसे कट करें इसमें से, कि लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ बेस 1 सेंटीमीटर है और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। इसमें से आपको एक स्फीयर कट करना है। तो मैक्सिमम स्फीयर क्या होगा जो इसके अंदर ऐसा ऐसा निकल जाए इसमें से। ठीक है, इसमें से वो निकल जाए। तो जो स्फीयर होगा वो, उसकी भी रेडियस कितनी होगी, मैक्सिमम तो इतना ही चौड़ा निकलेगा ना। रेडियस कितनी होगी उसकी, 1 ही होगी ना ऑब्वियसली। तो 4/3 पाई 1 क्यूब, तो 4π/3 आ जाएगा उसका वॉल्यूम। यही तो पूछा है। पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मतलब आंसर गलत आएगा अगर पाई की वैल्यू पुट कर दी तो। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप पाई में ही छोड़ दो। नहीं अगर रख दी तो कुछ हो गलत नहीं तो नहीं बिल्कुल